Hi everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel that is Venus Law Classes. So guys, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में हम सेक्शन नंबर 27 पे डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लासेस में, जिसमें हमने लैंडमार्क जजमेंट भी डिस्कस की थी। पुलुपुरु कोटैया वर्सेस किंग एम्परर की प्रीवी काउंसिल का जजमेंट था। फिर हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बात की थी, दैट इज द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया था। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाज अपहेल्ड। फिर हमने बात की थी अग्नू नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, जिसमें क्या इशू था कि कन्फेशनल एफआईआर का क्या आप उस पे सेक्शन 27 अप्लाई कर सकते हो इफ देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द कन्फेशनल एफआईआर that is leading to the discovery of a fact for the purposes of section number 27. So the answer was in affirmative. आज हम लास्ट जजमेंट, वैसे तो बहुत सारी जजमेंट्स हैं बट हमारे की पॉइंट्स के लिए विच वी कैन यूज इन आंसर राइटिंग, हम लास्ट जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या रेशो रहा एक्सेट्रा। So we will try to understand the brief facts of the case so that we can apply section number 27 here. कि हमें भी पता चलना चाहिए कि क्या फैक्ट्स थे और कैसे कोर्ट अप्लाई कर रही है लॉ को। यहाँ पे जो एक्यूज्ड थे एपेलेंट्स, उन पे 379 आईपीसी का चार्ज लगाया गया फॉर द थेफ्ट ऑफ 3 केमिकल ड्रम्स, कि उन्होंने एक पोर्ट से, ट्रस्ट पोर्ट से 3 ड्रम की चोरी करी है जो कि केमिकल ड्रम्स थे। फिर उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और जब उनका इंटेरोगेशन हुआ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 3 केमिकल ड्रम्स विच आई टुक आउट फ्रॉम द पोर्ट ऑन दिस डेट। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा है जिससे डिस्कवरी करी जा सकती है कि आखिर ड्रम्स को छुपाया कहाँ गया है, वेयर आर द ड्रम्स दे हैव बीन कंसील्ड। फिर सेकेंड पार्ट है इसका विच आई टुक आउट फ्रॉम द पोर्ट। तो अब ये इससे क्या इंफरेंस निकलती है, क्योंकि वो कह रहा है विच आई टुक आउट, तो क्या ये एडमिसिबल होगा? इज इट द कन्फेशन? Is it admissible? That is the another question. So फिर उसके बाद एक्यूज ने क्या किया, वो पुलिस और पंच विटनेस के साथ गए, उन्होंने पिन पॉइंटिंग किया कि यस दीज आर द 3 ड्रम्स जो मैंने यहाँ पे रखे थे। ठीक है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन का क्या कंटेंशन है, हम प्रोसिक्यूशन के कंटेंशन पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ड्रम्स हैं दे वर डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस of the information that is given by the accused whilst he was in the custody. ये जो ड्रम्स मिले हैं हमें क्यों मिले हैं? क्योंकि accused ने हमें information दी है। So that is why section 27 becomes applicable. फिर उन्होंने कहा कि ये जो आपने information दी है इससे हम adverse inference भी रेज कर सकते हैं अंडर इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 114। सो सेक्शन नंबर 114 ये कोर्ट को एक डिस्क्रिशन देता है कि आप प्रिजम्पशन रेज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि फैक्ट्स ऐसे ही हुए होंगे और इफ दिस इज द नेसेसरी इन्फ्रेंस तो आप एक प्रिजम्पशन रेज कर सकते हो। सो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि दैट सच इंफॉर्मेशन एज एडमिसिबल अंडर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, it showed that the accused was admittedly in possession of these stolen drums and therefore adverse inference to be drawn under 114 illustration A. illustration A basically कहता है कि जैसे सपोज अभी चोरी हुई, चोरी के तुरंत बाद अगर आपके पोजेशन में गुड्स हैं तो 2 इन्फ्रेंस हो सकती हैं, या तो गुड्स आपने चुराए हैं या फिर गुड्स को चुराकर आपको दे दिए गए हैं, मीनिंग thereby either you have committed theft or you have received the stolen property if जैसे ही गुड्स चोरी हुए and if you are in the possession of those goods, तो वहां पे एडवर्स इन्फ्रेंस हो सकती है कि as if you have stolen the goods or you have received the stolen property.
आप इसको एक बार पढ़ लेना कि सेक्शन नंबर 114 इलस्ट्रेशन ए, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। देन डिफेंस का क्या कंटेंशन है, तो उन्होंने कहा, कोर्ट्स ने मान भी लिया था प्रोसिक्यूशन का, जो लोअर कोर्ट्स थे उन्होंने उनके जो प्रोसिक्यूशन का कंटेंशन था उनको माना भी था, लेकिन डिफेंस क्या कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो कोर्ट्स हैं, नीचे की जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने मिसकंस्ट्रू कर दिया है जो स्टेटमेंट दी गई है एक्यूज्ड के द्वारा। सेक्शन 27 जो उसने स्टेटमेंट दी है और सेक्शन नंबर 27 अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो इसको आपने मिसकंस्ट्रू कर दिया है, इसके स्कोप को और बढ़ा दिया है। और दूसरा, अगर हम एडमिसिबल पोर्शन की बात करें कि जितना एडमिसिबल होना चाहिए एज पर द डिफेंस काउंसिल, तो वो कह रहे हैं कि एडवर्स इन्फ्रेंस रेज नहीं की जा सकती है। हम देखेंगे क्यों नहीं करी जा सकती। अब फिर से वापस से स्टेटमेंट पे चलते हैं कि आपने आखिर कहा क्या था। I will tell the place of deposit of the 3 chemical drums which I took out from the port. So it will be seen that he never said that it was I who had deposited the drums at the place. उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने वहां पे इसको डिपॉजिट किया है जहां से वो ड्रम्स प्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज मुसाफिर खाना। It seems that the latter part of the statement, which was an outright confession of the theft. अब मैं सपोज करूं, मैं बोल रही हूँ कि which I took out from the port, तो इसका मतलब हो सकता है कि मैंने चुराए हैं, बट अगर वो कन्फेशन है तो फिर वो तो हिट हो जाएगा सेक्शन नंबर 25 से, और इफ इज इन द कस्टडी तो सेक्शन नंबर 26 से हिट हो जाएगा। सो हाउ यू आर एडमिटिंग दैट इन एविडेंस। तो इतना स्टेटमेंट तो अब चला गया, तो मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ कि विच आई टुक आउट फ्रॉम दी हाजी बंदर ऑन 1 अगस्त, ये जो पोर्ट है, तो इतना स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल। दिस स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल, आप एडमिसिबल नहीं कर सकते। सो कोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने इसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया, विच वॉज द इनएडमिसिबल पार्ट। सो court is saying something of it was imported into and superimposed on the first part so as they fixed the responsibility for deposit and possession of the stolen drums on the accused. अब हम चलते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट का क्या मानना था। हाई कोर्ट ने जो इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया उससे क्या हुआ कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि accused had stated that he had kept the drum there, तो उसने वहां पे रखे हैं। बट अगर सिर्फ मैं इतनी स्टेटमेंट पढ़ूं, बिकॉज इतना तो मैं इनएडमिसिबल कर चुकी हूँ लास्ट पार्ट, बट सपोज मेरे सामने कोई ये बोले आई विल टेल द प्लेस ऑफ द डिपोजिट ऑफ द 3 ड्रम्स, क्या मैं इतनी स्टेटमेंट से ये बोल सकती हूँ कि मैंने वहां पे रखे हैं? मैं तो बोल ही नहीं रही। सपोज ये हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ आई विल टेल द प्लेस, हो सकता है किसी और ने रखे हों एंड इट इज विद इन माई नॉलेज कि मुझे पता है बट मैंने रखा है, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सो दो इन्फ्रेंस है, हो सकता है मैंने रखे हो सकता सिर्फ मुझे नॉलेज हो। सो दैट इज द केस। सो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज पर द ऑनरेबल कोर्ट, दैट इज शोइंग ओनली द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द ड्रम्स और देयर थेफ्ट बाय द एक्यूज्ड, पर हम उसको एडमिसिबल नहीं कर सकते बिकॉज वाइल्स्ट इन द कस्टडी इफ यू आर गिविंग द स्टेटमेंट टू द पुलिस एंड इफ इट इज कन्फेशन तो फिर वो हिट हो जाएगा 26 से। It was not the distinct and proximate cause of the discovery and had to be ruled out एविडेंस। नाउ एक चीज ये भी है कि ये मिले थे पब्लिक प्लेस से, बट हमारे लिए क्या होना चाहिए टू अप्लाई सेक्शन नंबर 27, इट इज रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी अ सच प्लेस, थोड़ी सी कंसील्ड प्लेस होनी चाहिए, हिडन प्लेस होनी चाहिए, which is within the personal knowledge of the accused only. It should not be accessible to the public, to the general public. बट इस केस में क्या है, ड्रम्स को कहाँ रखा गया था, मुसाफिर खाना में, विच इज द रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेवलर्स, कि जो एक रेस्टिंग प्लेस है किनके लिए, ट्रेवलर्स के लिए। तो यानी कि
the place being a musafir khana was from its very nature accessible to all and sundry. तो ऐसा नहीं था कि ये जो भी मतलब आप बोल सकते हो जो प्लेस है, जो हम रेफर कर रहे हैं प्लेस को, इट वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल और ऑक्यूपेशन ऑफ द एक्यूज्ड. ऐसा नहीं था उसने कुछ लॉक करके छुपाया हो और बस अब एक्यूज्ड ही ऐसा पर्सन है जो बता सकता है कि ये चीज यहाँ पर पड़ी है. बिकॉज हमें चाहिए होता है कि इट शुड बी विद इन द एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड, बट वो ऐसा इस केस में था नहीं. Now lastly, with respect to section number 114 Indian Evidence Act, क्वेश्चन उठता है कि क्या हम एडवर्स इन्फरेंस रेज कर सकते हैं. तो ये कहा गया कि हम इन्फरेंस तभी रेज करते हैं व्हेन इट इज अ नेसेसरी इन्फरेंस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस, कि और कुछ इन्फरेंस नहीं निकल सकती और कोई हाइपोथेसिस नहीं निकल सकती. दिस इज द ओनली हाइपोथेसिस व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस. बट इस केस में ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो हाइपोथेसिस हो सकती हैं, दो अल्टरनेटिव्स हैं. एक तो कि इट वॉज द एक्यूज्ड हु हैड हिमसेल्फ डिपॉजिट द स्टोलन ड्रम्स इन द मुसाफिर खाना, कि आपने चुराए और आपने ही रख दिए. सेकेंडली हो सकता है कि बस एक्यूज्ड को नॉलेज थी, दैट इज कंपैटिबल विद हिज इनोसेंस, दैट इज व्हाई द एपेलेंट्स, क्योंकि दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट. So guys, this is the judgment of इनायतुल्लाह. लास्टली मैं आपके लिए एमसीक्यू के लिए दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था कि देवमन उपाध्याय वाले केस में कि इट इज एन एक्सेप्शन टू 24, 25, 26. देवमन उपाध्याय के केस में ऐसा कहा गया था. बट अगर सपोज आपसे ये आता है क्वेश्चन में कि इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन नंबर 27 इज एन एक्सेप्शन टू 25 एंड 26, तो आपको फिर इनायतुल्लाह वाला जजमेंट मार्क करके आना है, आप देवमन वाला नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस पे इन दोनों का एक्सेप्शन बताया गया था सेक्शन नंबर 27 को. फिर आपको एक आ सकता है कि द वर्ड्स डिस्टिंक्टली, इट मीन्स डायरेक्टली, इंड्यूबिटेटिवली, स्ट्रिक्टली, अनमिस्टेकनबली. तो ये कौन से केस में बोला गया था कि ये जो वर्ड है डिस्टिंक्टली सेक्शन 27 में, इसका मतलब ये होता है. ये भी इनायतुल्लाह का ही है. ये दोनों आपको याद रखने हैं. इसके साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं. गाइस प्लीज शेयर द वीडियोस, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट का जो आप चाहते हो कि मैं उसको डील करूं, सो काइंडली राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट और आपको बेनिफिट मिल सके. ऑल राइट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड.